Hello everyone, I am Sonali Gupta. I am back for you. We are continue the family law and the topic of the Hindu Marriage Act 1955. We have already completed our last lecture, voidable marriage, but we have completed only two topics. We are continue about सी सेक्शन. ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं. हमने लास्ट टॉपिक पढ़े थे द सेक्शन 12 का वॉइडेबल मैरिज. वॉइडेबल मैरिज का हमने ए पॉइंट पढ़ चुके थे और बी भी पढ़ चुके थे. अब हम सी पढ़ते हैं. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बता रहा है. दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्डियन इन मैरिज ऑफ द पिटिशनर देन उसके बाद क्या है. The consent of such guardian was obtained by force or by fraud as to the nature of the ceremony or as to any material fact or circumstances concerning the respondent. देखिए इसमें क्या बता रहा है. हम पढ़ रहे हैं वॉइडेबल मैरिज. वॉइडेबल मैरिज क्या होती है? जब वो पहले तो वैलिड होती है, पर जब पता चलता है कि हाँ ये किसी रीज़न के कारण गलत है तो ये मैरिज वॉइडेबल कहलाती है. ठीक है, जब हम इसे कोर्ट में जाके डिक्री लेते हैं तो ये वॉइड कहलाती है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है. सी पॉइंट में प्रॉब्लम, सी पॉइंट में क्या बता रहा है. ये ऐसी शादी के बारे में बता रहा है, ऐसी शादी जो शादी होने से पहले या फिर कोई भी ऐसी सेरेमनी होने से पहले उस फैक्ट के बारे में झूठ बोला गया हो या फिर उसे फोर्स करके उससे शादी कराई गई हो या फ्रॉड से शादी की गई हो या फिर ऐसे कोई मटेरियल फैक्ट हो जिसमें झूठ बोल के शादी की गई हो, तो वो शादी फ्रॉड मतलब वॉइड कहलाती है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. डी पॉइंट क्या है. दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन द पिटिशनर. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर ऐसे कपल्स की शादी हो रही है, हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही है और शादी के टाइम पे अगर फीमेल किसी और से प्रेग्नेंट है तो ये शादी वॉइडेबल कहलाएगी. ठीक है, चलिए इन्हीं पॉइंट्स को कोई क्रिटिसाइज मतलब कुछ पॉइंट्स है जो क्रिटिसाइज होते हैं. जैसे सेकंड पॉइंट ये दे रहा है. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 नो पिटिशन फॉर एन्यूलिंग अ मैरिज. मतलब कुछ ऑप्शन है जिसके कारण ये शादी की कुछ और कंडीशंस हैं जिसके कारण ये वॉइडेबल नहीं भी होती. सबसे पहला ए पॉइंट है. ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन. अब ठीक है, सब सेक्शन 1 के बारे में बताएंगे. चलिए पढ़ते आगे क्या दिया है. ठीक है, the petition is presented more than 1 year after the force and says to operator as the case may be the fraud had been discovered. चलिए इसके बारे में ये दिया है. जब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अगर उससे पता चल जाता है शादी होने के बाद कि हाँ मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है या फिर कोई मेरे साथ प्रॉब्लम है जिससे ये शादी गलत तरीके से हुई या फिर कोई गलत बातें बता के मुझसे शादी हुई है, तो अगर उस टाइम पे पिटिशन को अधिकार होता है ओनली 1 ईयर तक कि वो इस शादी को तोड़ सकती है, जा सकती है, केस कर सकती है, पिटिशन फाइल कर सकती है, कोर्ट में सब कुछ कर सकती है, बस ओनली 1 ईयर तक. अगर वो 1 ईयर के बाद तक कुछ भी नहीं कर रही है, वो सिंपल ठीक है उसे मालूम है तो वो फेस बैठी है घर पे, तो वो मतलब उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा इस शादी को वॉइड कराना. ठीक है, उसका ये अधिकार खत्म हो जाता है ओनली 1 ईयर तक. ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिया है. द पिटिशनर हैज़ विथ हिज और हर फुल कंसेंट लिव विद अदर पार्टी टू ए मैरिज हस्बैंड वाइफ आफ्टर द फोर्स हैड सीज टू बी ऑपरेट और एज द केस मे बी द फ्रॉड हैड बिन डिस्कवर. अगर पिटिशनर को मालूम है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और सब कुछ उसे पता है, इस बारे में नॉलेज है कि हाँ मेरे से कोई प्रॉब्लम हुई है, बट फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ प्रॉपर मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए अप्लीकेबल है, नॉट ओनली वाइफ. अगर हस्बैंड को ही पता चला है कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ कोई फ्रॉड किया है, शादी के टाइम से उसने झूठ बताया जो भी, या फिर वाइफ को ऐसा पता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कोई झूठ बोला या फिर कुछ भी गलत हुआ है, तो बट ये सब पता होने के बाद भी उन लोग फुल कंसेंट से अच्छे से मैरिड लाइफ रह रहे हैं, तो ये जो कहते हैं क्या बोलते हैं वो ये जो राइट होता है एप्लीकेशन फाइल करने का 1 ईयर का, वो डिस्कवर्ड हो जाता है. ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट है. ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड. क्लॉज डी के बारे में दिया है.
ठीक है। और हमने क्लॉज सी के बारे में पढ़ा था, जो यहाँ पे शादी में दिया हुआ था कि जो कंसेंट से नहीं हो रही है, जो उसके बारे में ऑप्शंस थे कि अगर वो शादी होने के बाद भी अच्छे से रह रहे हैं या फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो 1 साल तक का रहता है कि 1 साल तक अगर उन लोग को फाइल कर दे केस तो वो शादी को वॉइडेबल वॉइड करवा सकते हैं, और नहीं तो शादी कंटिन्यू चलेगी। और अब हम सेक्शन डी के बारे में सॉरी क्या लिखा है, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाई इन द क्लॉज डी के बारे में पढ़ते हैं। डी में क्या लिया, एट द टाइम रिस्पोंडेंट वाज द एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन द पिटिशनर। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ की शादी हो रही है और शादी के बाद उसे पता चलता है कि मेरी वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट है तो ये शादी वॉइडेबल कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या दिए हैं, द पिटिशनर वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एलेज। मतलब अगर जो पिटिशनर है, मतलब जैसे हस्बैंड अगर इस बात से वो इग्नोर करता है, उसको इस बात में पता है और इस बात को इग्नोर करता है तो भी ये वो मतलब ग्राउंड स्पेसिफाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा अगर वो इस चीज़ को उसके बारे में पता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें थी, हाँ, और फिर भी वो कंटिन्यू रह रहा है तो कोर्ट इन बातों को एंटरटेन नहीं करेगा। sorry next, that proceeding have been instituted in the case of marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement, and the case of marriage solemnized after such commencement within 1 year from the date of the marriage के एक डेट की 1 साल तक इसे ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी कोर्ट में जाके, अदरवाइज वो कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा। उसके बाद है दैट मैरिटेबल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज़ नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस। मतलब उसे ये मालूम था, मतलब हस्बैंड को ये मालूम था कि मेरी वाइफ किसी से प्रेग्नेंट है और फिर भी वो फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो शादी वॉइड नहीं कहलाएगी। ओके, चलिए ये हमने अपने कंप्लीट किए हैं सेक्शन 12 के वॉइडेबल मैरिज के कुछ ग्राउंड्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 13 डिवोर्स में पढ़ते हैं अपन क्या दिया है। एनी मैरिज सोलमलाइज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन पिटिशनर प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ बी डिस्कवर्ड बाय डिक्री और ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी। मीन्स डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं, देखते हैं हम डिवोर्स कौन कौन से ग्राउंड्स पे हमें मिल सकता है। वो चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों अपनी तरफ से पिटिशन फाइल कर सकते हैं अपने डिवोर्स के लिए। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स है किस बेस पे है ना डिवोर्स मिलता है, तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है हैज़ आफ्टर द सोलमलाइजेशन ऑफ द मैरिज हैज़ वॉलंटरी सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। सिंपल इसका डेफिनेशन ये है कि शादी के बाद कोई हस्बैंड या वाइफ किसी और के साथ फिजिकली सेक्शुअली इंटरकोर्स करता है तो ये शादी डिवोर्स का एक सबसे बड़ा ग्राउंड है, इसे एडल्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड पॉइंट हैज़ आफ्टर द सोलमलाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रूअलिटी। अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ को फिजिकली और मेंटली क्रूअलिटी करता है, मतलब क्रूरता दिखाता हो, मारता हो, पीटता हो या फिर मेंटली उसे टॉर्चर करता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के साथ करता हो या वाइफ हस्बैंड के साथ करती हो, तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स लेने के लिए। ठीक है, उसका फर्स्ट का ए पॉइंट था, फर्स्ट का बी है हैज़ डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर द कंटिन्यू पीरियड और नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर। मतलब डिजर्टेड यानी होता है वो छोड़ के चला गया। अगर वो पिटिशनर मतलब हस्बैंड अगर वाइफ को छोड़ के चले गया हो या फिर वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई हो, नॉट लेस देन 2 years मतलब कम से कम 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली प्रेसिडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर मतलब वो पिटिशन फाइल कर सकती है। अगर हस्बैंड छोड़ के गया है तो हस्बैंड वाइफ का पिटिशन फाइल कर सकती है, वाइफ छोड़ के गई है तो हस्बैंड पिटिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं हैज़ says to be Hindu by conversion to another religion। इसमें भी यही दिया है इसमें भी यही दिया है कि वो जो भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है उसके बाद अगर शादी होने के बाद अगर वुमेन ने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया है, वो धर्म से हिंदू नहीं है,
हिंदू कौन कौन होते हैं, हमने इसके पहले भी इसके फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने सेक्शन 1-2 में कि हिंदू कौन कौन होते हैं। सभी हिंदू होते हैं। और हिंदू कौन नहीं होते हैं, मुस्लिम, पारसी, ज्यू, ईसाई लोग हिंदू नहीं होते। अगर वो हिंदुओं के अलावा किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मेल कन्वर्ट हो जाता है, तो वाइफ डिवोर्स दे सकती है। वाइफ कन्वर्ट हो जाती है तो मेल डिवोर्स दे सकता है। ठीक है। उसके बाद है हैज़ बिन इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज़ बिन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली from mental disorder of such kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonable be expected to live with the respondent। इसमें पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये बताता है कि अगर शादी होने के बाद जो भी बंदा है वो अनसाउंड माइंड है, मतलब दिमागी तौर से पागल हो गया है, जिसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, सफरिंग कंटिन्यूसली इंटरमिटेंटली, मतलब बीच बीच में उसे दौरे आते हो, मेंटल डिसऑर्डर हो और उसके साथ रहना मुश्किल ही नामुमकिन जैसा हो जाए, तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम उसके साथ रह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ये भी ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। ठीक है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस, इसका मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर है मतलब मेंटली बीमार, मेंटल इलनेस बीमार, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, मतलब जिसका माइंड का संपूर्ण विकास नहीं हुआ हो, ऑफ साइकोलोपैथिक डिसऑर्डर और एनी अदर डिसऑर्डर ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इंक्लूड्स सीजियोफ्रेनिया, मीन्स इसके कोई साइंटिफिकली कोई नेम्स होते होंगे ये सब मेडिकल साइंस में। इट मीन्स ये होता है कि जो मेंटली डिसऑर्डर है उसको डिफाइन किया गया है कि मेंटली डिसऑर्डर में कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं। ठीक है। उसके बाद है बी पॉइंट दे रहा है द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर। इट मीन्स क्या होता है, जब प्रेसिडेंट डिसऑर्डर डिसेबिलिटी ऑफ माइंड वेदर और नॉट इंक्लूडिंग सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंसी विच रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटी एग्रेसिव और सीरियस रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी एंड वेदर और नॉट टू रिक्वायर इट इज सस्पेक्टिबल मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। इट मीन्स ये बताया जा रहा है कि जो साइकोलोपैथिक डिसऑर्डर है ये बताता है कि जो मेंटल कंडीशन होती है वो बिल्कुल एग्रेसिव होती है, मतलब एकदम गुस्से में, एकदम चिड़चिड़ापन, एकदम सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, मतलब ऐसा कंडक्ट जो एकदम बहुत ही सीरियसनेस होता हो, जो एकदम पागल जैसी हरकतें करता हो, बिल्कुल कुछ फेंकता होगा, उठा के फेंकता होगा, मारता होगा, चिल्लाता होगा, जोर से चीखता होगा, ऐसे साइकोलोपैथिक डिसऑर्डर को भी ग्राउंड माने जाएंगे डिवोर्स के। ठीक है। इसका फिफ्थ पॉइंट है कि हैज़ बिन सफरिंग फॉर वेनिरल डिसीज़, मतलब ऐसी डिजीज़ इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म, मतलब ऐसी डिजीज़ जो यौन बीमारी से फैलती हो। वेनिरल डिसीज़ मतलब जो फिजिकल या फिर सेक्शुअल इंटरकोर्स करने से फैलती हो, वो भी एक डिवोर्स के ग्राउंड में आएंगी, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में तो फिजिकल सेक्शुअल इंटरकोर्स तो होगा ही, और सेक्शुअल इंटरकोर्स होने से वो मे बी मतलब वाइफ को भी हो सकता है, इसीलिए ऐसी मतलब ये ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का। उसके बाद हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग बाय रिलीजियस ऑर्डर, अगर वो इस मतलब इस दुनिया को छोड़ दे, जस्ट लाइक कि वो सन्यासी बन जाए, धार्मिक संसार को बिल्कुल छोड़ दे, मतलब धार्मिक संसार में एंटर हो जाए और अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको छोड़ दे, तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का। और नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ के बाद 7 has not been heard of as being alive for a period of 7 years more by those person who would naturally have been heard of it at that party been alive। इसमें ये पॉइंट दिया है कि अगर हस्बैंड हो या वाइफ वो कहीं चले जाए और 7 years तक ना उनकी जीने की खबर ना मरने की खबर, कोई भी खबर नहीं है उसके बारे में, एटलीस्ट 7 year, लिखा 7 year तक उसके बारे में कोई अता पता नहीं है, तो वो वाइफ मानी जाएगी कि वो डिवोर्स फाइल कर सकती है कि मैं इस ग्राउंड पे डिवोर्स लूँगी कि मेरे हस्बैंड का कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं, जैसे ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इसके शॉर्टकट में बता रही। फर्स्ट था एडल्ट्री, सेकंड था क्रूएलिटी, थर्ड था डिजर्शन, फोर्थ था कन्वर्शन, फिफ्थ था मेंटल डिसऑर्डर, सिक्स था लेप्रोसी, सेवन था वेनिरल डिसीज, 8 था रिनाउंस द वर्ल्ड और 9 था 7 year। ओके। ये कुछ ट्रिक है कि हमें याद रखने है कि डिवोर्स के कौन कौन से ग्राउंड है जिस बेस पे चाहे वो हस्बैंड और आइदर पार्टी को डिवोर्स मिल सकता है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन दिया है, ये 1 सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया है, चलिए हम इसे अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
ओके, आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी अपडेशन चाहते हो कि ऐसा मुझे और कुछ चेंजेस करना चाहिए, कुछ अपडेट करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी कमेंट मी। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।